टीचर्स कहीं कहीं अवेलेबल हैं तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। इंडिया आउट ऑफ 180 कंट्री में से 96 रैंक पे स्टैंड करती है। ये ऐसा क्यों बना इंडिया कि ये आज इतना कंपटीशन, इतना असुविधाएं, इतने प्रॉब्लम्स? अगर ये एक लोता अगर स्कैम नहीं होता तो अपना एजुकेशन बजट 5 टाइम्स बढ़ सकता था। पर नेशनल हाईवे का पर किलोमीटर कॉस्ट होता है ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास। 15 करोड़ जो अपना किसान मर रहा है, हाँ, कर्जे से मर रहा है। सर कितने कर्जे हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से वो कर्जे फ्री कर सकते थे, मतलब या फिर कुछ छूट दे सकते थे। ये पैसा यहाँ यूटिलाइजेशन हो सकता था। ऐसे टीचर्स है जिनको इंग्लिश में अपना नाम लिखने नहीं आ रहा है। तो जय जवान जय किसान हाँ। ऐसे नारे जब लगाते हो, ठीक है, तो वो किसान के बारे में सोच सकते। उनके यहाँ पे जब करप्शन कम होता है तो वो और स्पीड से Yes, दौड़ पाते हैं और yes. वो बहुत आगे निकल जाते हैं। हाँ, तो बात ये है कि आज़ादी के बाद आप क्या करते हो अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, ये ज़्यादा मैटर है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए शो में जिसका नाम है बिटवीन थ्री माइंड्स, जहाँ पे हम लोग रियल टॉपिक्स सिंपल, ऑनेस्ट एंड रिलेटेबल अंदाज से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि किसी को इमेजिनरी लगे, किसी को नई सोच लगे, बट ये इंस्पायरिंग ज़रूर है। आज का हमारा टॉपिक का नाम है क्या होता अगर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ज़ीरो करप्शन रखने में कामयाब हो पाता। यही टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ये मैं फर्स्ट माइंड वैभव परब, सेकेंड माइंड नितिन यादव, जिनको 8 साल का मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस है, जिनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफ़ी कमाल की है और जो ग्राउंड लेवल रियलिटी को नोटिस बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। थैंक यू। थर्ड माइंड है महेश सोलंकी सर, जो कि अकाउंट्स के टीचर हैं, काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं। ये खाली पैशनेट टीचर नहीं, एक पैशनेट थिंकर भी है। अगर ये नंबर समझाने बैठते हैं तो खाली नंबर नहीं समझाते, उसके पीछे की फ़िलॉसफी एंड उसके पीछे की स्पिरिचुअलिटी भी डिस्कस करना जानते हैं। तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। आप देखेंगे कि हम लोग एक दूसरे को सर संबोधित कर रहे हैं। ये इसलिए हम लोग है तो दोस्त, बट हमारा एनएसएस का बैकग्राउंड रहा है और हमारा कॉलेज के सीनियरिटी में भी फ़र्क है, इसलिए या सर हम लोग एक दूसरे को बाय संबोधित नेचुरली निकल ही जाता है। बाय ना? नेचुरली निकल जाता बाय है। नेचुरल हम लोग ने स्टार्टिंग से एक दूसरे को सर से ही बुलाया है। सही। मैंने सर कितनी बार ऐसा चाह के चलो वैभव को वैभव बोल दो, बट वो नेचुरली निकल ही जाता है। अभी ये सब देख के तो मेरे घर पे कभी मेरी मम्मी भी सर बोलते तो मैं बोलता अरे वैभव बोल दो। होता है तो सर भी। ये ऐसे बाय नेचुरली निकल ही जाता है। सही बात है। तो आज के हमारे टॉपिक को शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक के मूल पे जाए, मैं नितिन जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज का भारत है वो आपको कैसे दिखता है? सब भारत सुनते ही मेरे दिमाग में असमंजस की भावना आ जाती है। इसके पीछे ये कारण है ना कि जैसे कि मेरा प्रोफेशन है मेडिकल बैकग्राउंड से, तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते जाते रहता हूँ। तो मैं वहाँ पे देखता हूँ, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर ये अच्छी बात है कि आपका 10 रुपये से इलाज हो जाता है, लेकिन वहाँ पे गर्दी ना सर हाय तौबा। और कोई भी मतलब छोटा मोटा अगर आपको टेस्ट कराना रहेगा, जैसे सिटी स्कैन हो गया, बेसिक ये सब आ जाता है। बेसिक के लिए अगर आपको 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का आपको नंबर लगाना पड़ता है, तो सोचो सर। और यही जो फैसिलिटी है, अगर यही आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेने जाओगे तो वहाँ पे बिल इतने आ जाएंगे ना कि आपको आपका घर बेचना पड़ जाएगा। इतने सारे वहाँ पे ये डिफरेंस है सर। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट में आते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। करेक्ट। और सेम विथ सर, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में आ जाओ, गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप देखेंगे तो सर गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ, मेरे जहाँ तक मैं लास्ट टाइम पढ़ा था, 77,000 गवर्नमेंट स्कूल बनाए हैं, प्राइमरी स्कूल्स। लेकिन वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक जैसे कि अपना स्कूल एक क्लासरूम बोल दो, साइंस लैब बोल दो, कंप्यूटर रूम बोल दो, ये सब बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये तो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि बेसिक वॉशरूम अवेलेबल नहीं है। ये तो और भी बड़ी बात मैंने बोल दिया, ऐसा लग रहा है मेरे को कि कहीं कहीं पे ना कहीं कहीं पे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, मतलब क्लासरूम में बच्चे तो बैठे हैं, टीचर्स टीचर ही गायब है। अगर हाँ, टीचर्स कहीं कहीं अवेलेबल हैं तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। मैंने लास्ट अभी यूट्यूब चेक कर रहा था तो मैंने देखा था, काफ़ी लोग, बिहार इलेक्शन हुआ था तो काफ़ी लोग बिहार के बारे में दिखा रहे थे, तो मैंने उस साइड देखा था कि
ऐसे टीचर्स है जिनको इंग्लिश में अपना नाम लिखने नहीं आ रहा है और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और वाह। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सोचो सर, फिर कैसे होगा। और अगर बात की जाए हमारे इंडिया में सर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, IIT देख लो, IIM देख लो, एम्स जैसे कॉलेज देख लो, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सही है सर। हमने वर्ल्ड को बेस्ट ब्रेन दिए है सर, जैसे कि सत्यम नड्डा देख लीजिए, सुंदर पिचाई देख ले, ऐसे बहुत से लोग हैं सर। कनाडा में सर इंडियन डॉक्टर 6,000 डॉक्टर्स काम करते 3,000 डॉक्टर काम करते हैं, इंडियन जो इंडिया से पढ़ के गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 6,000 डॉक्टर काम करते हैं जो इंडिया से पढ़ के गए हैं। क्या यूज़ इनका सर, मतलब इंडिया ने पढ़ाया बट यूज़ में नहीं है। ऐसे काफ़ी लोग सर बाहर गए हैं और भी लोग जा रहे हैं सर। इनसे अगर आप पूछें कि ना रुकने का कारण क्या है, तो इनका यही है कि सर इंडिया में ना ही अच्छा एनवायरनमेंट है, डेवलपिंग एनवायरनमेंट है, ना ही बेस्ट इंफ्रा है कि हम खुद का भी ग्रोथ कर पाए और इंडिया का भी ग्रोथ कर पाए। तो सर ये सबसे मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है सर। मतलब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं है। हाँ जो उनको आउट ऑफ इंडिया मिल रही है वो इंडिया में इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है उनको। हाँ, ये तो नहीं मिल रहा है सर, क्योंकि आप कोई भी अगर बिजनेसमैन से बात करें ना, तो उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है एक स्टार्ट करने के लिए। एक बोलते ना हमारी पॉलिसीज भी ऐसी नहीं है कि हम उसको कि बढ़ावा दें। हाँ बूस्ट कर पाए उनको। और सर ये होगा तो अपना एजुकेशन पे हो गया सर। उसके बाद अपना इंफ्रा पे देख लीजिए आप, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इंडिया के रोड सर कैसे है सर, आप लोग तो वेल नोन रहेंगे। हाँ, और हमारे मतलब खाली अगर मैं महाराष्ट्र का देखूं, 3 लाख किलोमीटर रोड है महाराष्ट्र में। हम्म 3 लाख किलोमीटर रोड सर बहुत बहुत बड़ी बात होती है। बराबर। और पर नेशनल हाईवे का पर किलोमीटर कॉस्ट होता है ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास। बाप रे, 15 करोड़ पर किलोमीटर का, पर किलोमीटर। पर किलोमीटर का। इसमें सर सब कुछ आता है। मतलब 1 किलोमीटर का जो रोड होता हाँ, है नेशनल हाईवे का, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 15 करोड़ रुपया। सर इसमें दोनों चीज आती है। दोनों चीज में मतलब अगर आप जमीन अधिग्रहण बोलते हैं उसको, लैंड एक्विजिशन, वो भी अच्छा, आता है। अगर- ओनरशिप जो लैंड का वो भी आ ओनरशिप। जाता है। तो ये सब आता है। बट ये सोचो ना, अगर 15 करोड़ रुपए हम पर किलोमीटर दे रहे हैं तो हमको उस हिसाब से रोड मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहे नहीं मिल रहे। हमारी GDP सर 4.2 ट्रिलियन की है। हम्म, उसके बाद भी हमको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़ता है। बराबर सर। हाँ, उसके बाद भी सर 13% इंडियन पॉपुलेशन मालन्यूट्रिटेड है। मतलब कंपैरिजन आप देख रहे हैं। तो इसीलिए सर असमंजस का भाव आना स्वाभाविक लगता है मेरे को। सही कहा सर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत जब भी आप सोच रहे हो हाँ तो एक असुविधाओं का चक्रव्यूह नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वो तो सही है सर। मतलब वो तो आ ही रहा है। मतलब जो हिसाब से इन्होंने बताया ना सर, मतलब अपॉर्चुनिटी कम है, ठीक है, और हर चीज में मारामारी है। उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह का बताया। मतलब बराबर, सही बात अपॉर्चुनिटी तो इंडिया में है, कम, काफी कम है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों बना इंडिया कि ये आज इतना कंपटीशन, इतना असुविधाएं, इतने प्रॉब्लम्स, तो ये आपको क्यों लगता है ये प्रॉब्लम इतने क्यों है इंडिया के पास, ये चैलेंजेस क्यों है इंडिया के पास? अच्छा, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वन ऑफ द मेजर रीज़न कि इंडिया में इतनी सारी सुविधा जो होनी चाहिए थी जो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपना करप्शन है सर। 1947 में इंडिया अपना आज़ाद हुआ। 1947 के बाद अगर आप करप्शन के खाली नंबर्स गिनो तो इतना ज़्यादा करप्शन हुआ है। तो इसकी वजह से सर इंडिया कहीं ना कहीं डेवलप होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। तो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जो रीज़न है दैट इज़ करप्शन। सर आप जो ये करप्शन बोल रहे हो सर, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि एक करप्शन खाली क्यों हम लोग को इतना पीछे खींचेगी? अच्छा, क्यों इतना पीछे खींचेगी? नितिन जी, आपको पता है एक वेबसाइट है transparency.org। ये एवरी ईयर एक CPI इंडेक्स लॉन्च करता है, ठीक है। ओके। ये CPI इंडेक्स होता क्या है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है वो बिजनेस एक्सपर्ट्स के द्वारा एक रेटिंग दी जाती है पूरी कंट्री को। आउट ऑफ 180 कंट्री में से वो आपकी कंट्री को कौन से पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसका एक रेटिंग होता है। मतलब आपकी कंट्री में कितना करप्शन है ना, वो 100 आउट ऑफ मार्क्स आपको देखकर रेटिंग करती है। आपको पता है वैभव सर, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इंडिया आउट ऑफ 180 कंट्री में से
96 रैंक पे स्टैंड करती है लेटेस्ट 2014 के सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से, और उसको स्कोर मिला है आउट ऑफ 100 38। 38। और ये जो 38 नंबर्स मिले हैं, पहले तो मैं आपको नंबर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके ठीक है, कि नंबर से क्या। अगर आपको 0 मिलता है आउट ऑफ 100, इट मीन्स आपकी जो कंट्री है वो करप्टेड कंट्री है। अगर आपको 100 मिल रहा है, 100 आउट ऑफ 100, जो कि कोई भी कंट्री को नहीं मिला, 90 प्लस मिल रहा है, मतलब अगर आपको जितने ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, इट मीन्स आपकी जो पर्टिकुलर कंट्री है उसमें करप्शन बहुत ही कम है, और या तो फिर करप्शन फ्री है। 100 ऑन 100 तो किसी को नहीं मिला, बट 90 प्लस मिलने वाली ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसको 90 प्लस मिला है, ठीक है, वो टॉप 20 में, टॉप 10 में खड़ी है। नाइस और उसमें इंडिया को 96 रैंक मिला है आउट ऑफ 180 कंट्री। मतलब ये काफी निचले पायदान पे कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए ये जो सीपीआई इंडेक्स है ना, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं अंदर से ही नहीं पीछे छूट रहा है। इंटरनेशनली जो इसकी इमेज है, वो देखने का जो पर्सपेक्टिव है, वो भी कहीं ना कहीं सर नीचे गिरते जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा रीजन ये है। तो सर इंडिया तो मैं समझ गया कि 96 रैंक पे, बट बाकी देश कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बाकी देश में अगर मैं बात करूँ तो डेनमार्क हो गया। डेनमार्क को 90 प्लस रेटिंग है, मतलब आउट ऑफ 100, और वो फर्स्ट रैंक पे, आउट ऑफ 180 कंट्री फर्स्ट रैंक पे, ठीक है। फिनलैंड हो गया सर, सेकेंड रैंक पे है। डेनमार्क या फिनलैंड जो है वो मेरे नॉलेज के हिसाब से कोई कॉलोनाइज कंट्री नहीं है, जबकि इंडिया जो है वो 1.5 सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है, तो इसलिए मे भी ये पीछे नहीं है। अच्छा, मतलब आपका बोलना ये है कि अंग्रेजों ने इतने सालों तक राज किया, इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया डेवलप नहीं हो रहा है, हाँ बराबर। ठीक है। तो सर सिंगापुर पता है, सिंगापुर, हाँ ओके, तो सिंगापुर को 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। बराबर सिंगापुर को अप्रोक्सीमेटली 18 ईयर्स के बाद आज़ादी मिली हो अपने इंडिया के बाद, ठीक है। आपको पता है अभी करप्शन के मामले में सिंगापुर का कितना रैंक होगा? एक रफ एस्टिमेट बताओ ना वैभव सर आप। क्योंकि मैं जानता हूँ वो डेवलप कंट्री है, तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं एक 35-40 के रेंज में आनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि करप्शन के जो सीपीआई इंडेक्स है उसमें सिंगापुर टॉप 3 कंट्रीज में आती है, थर्ड रैंक पे आती है, ओह नाइस। जिसको क्या बात है सर। इंडिया के, यस नितिन जी, जिनको इंडिया से ऑलमोस्ट 18 साल बाद आज़ादी मिली थी। तो बात यह है कि आज़ादी के बाद आप क्या करते हो अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं करप्शन ये है कि इंडिया के डेवलप, अगर देखो ना, मतलब यहाँ अगर आप नंबर्स की ही बात कर लो कि अगर सिंगापुर को 18 साल बाद आज़ादी मिल रही है, वो टॉप 3 पे है, और आप सबको पता ही है कि सिंगापुर इज डेवलप कंट्री, करेक्ट। ठीक है, और इंडिया 96 रैंक पे आ रही है, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। मतलब दोनों का डिफरेंस देख रहे हो कि, मतलब मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये करप्शन ये रीजन है कि वो देश को कहीं ना कहीं पीछे लेकर जाती है। अगर यहाँ भी अगर करप्शन कम होता तो शायद हम डेवलप कंट्री भी हो सकते थे, और ये रैंकिंग में भी थोड़ा ऊपर जा सकते थे। सही सर, बट मुझे अभी भी वो चीज़ें हजम करने में तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि सिंगापुर कोई डेमोक्रेसी एज सच नहीं मानते हम लोग, राइट? बट इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अच्छा, इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है आपका बोलने का मतलब। तो फिर साउथ कोरिया के बारे में क्या बोलोगे सर? साउथ कोरिया, करेक्ट, ठीक है, डेमोक्रेसी तो साउथ कोरिया टॉप 20 में आती है सर। सर आपकी बात ना प्रोसेस करने में मुश्किल हो रही है। क्या आप कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो कि करप्शन वन ऑफ द रीजन क्यों है? अच्छा, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है करप्शन के, मतलब ऐसे गिनाने जाऊँ तो काफ़ी टाइम हो जाएंगे, बट कुछ गिने चुने करप्शन की बात करते हैं, ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम आपको पता है? तो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम ये 2008 में हुआ था। वैभव सर, आप मुझे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बता सकते हो कि 1000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? नहीं पता सर। नहीं पता। सो 1000 करोड़ में टोटल 10 जीरो होते हैं, ओके, और ये 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जो था वो 1000 करोड़ का नहीं था, इट्स ऑलमोस्ट 1,76,000 करोड़ का। सर अगर उसकी आज अगर वैल्यू इंडेक्सेशन अगर आप अप्लाई कर दो, ठीक है, तो समझ लो कितने नंबर्स हो सकते हैं। अगर ये एक स्कैम नहीं होता, आपको पता है 2010 में अपना
एजुकेशन बजट कितना था? तो अप्रोक्सीमेटली 35,000 करोड़। अगर ये एक लोता अगर स्कैम नहीं होता तो अपना एजुकेशन बजट 5 टाइम्स बढ़ सकता था। मतलब नितिन जी ने जो एग्जाम्पल दिया ना कि हमारे स्कूल है, टीचर्स नहीं है, हाँ ठीक है, टॉयलेट्स नहीं है, तो अगर ये एक मात्र स्कैम नहीं होता तो ना जाने कितनी स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज़ होती। हर स्कूल में जो स्टूडेंट्स आके बैठे, टीचर नहीं है, हर स्कूल में टीचर अच्छे अलॉट होते, हर स्कूल में अच्छे अच्छे टॉयलेट्स होते, ठीक है। तो ये जो बेसिक नेसेसिटी है ना, ये फुलफिल हो सकती थी ये एकमात्र स्कैम रोकने से। और 2010 की ही बात करें तो 2010 में हमारा जो हेल्थ बजट था वो अप्रोक्सीमेटली था 23,000 करोड़ का। अगर ये 1,76,000 करोड़ का स्कैम नहीं होता तो अपनी जो हॉस्पिटल्स है, जैसे नितिन जी ने बोला इतनी ज़्यादा गर्दी होती है हॉस्पिटल में, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिल नहीं रही है, तो कितने सारे हॉस्पिटल्स हमारे बन सकते थे सर। ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ये बजट हमारा बढ़ सकता था सिर्फ ये एक स्कैम रोकने से। 2010 में हम लोग ने अगर ये पैसे एजुकेशन बजट और इस पे खर्च किए होते तो हम लोग को आज जो नितिन जी बोल रहे थे वो समस्याओं से शायद कम गुजरना पड़ता। यस, तो मे बी शायद हम लोग ने खाली ये पैसा नहीं खोया है, ये अपॉर्चुनिटी भी खोई है, बिल्कुल राइट सर। क्योंकि 2010 से लेके आज तक मतलब कितने लोग वो स्कूल में पढ़ सकते थे। मैं तो ऐसे ये हाँ एक ही है ऐसे। मैंने तो काफी सारे स्कैम सुने हैं। हाँ, नेक्स्ट जो स्कैम है कोल एलोकेशन स्कैम। हाँ ये स्कैम है ना धीरे धीरे हुआ, 2004 से चालू हुआ और इसमें थोड़े थोड़े पैसे निकाले गए 2009 तक, और इसको डिटेक्ट होते होते 2012 हो गया, ओ, और ये पिछले स्कैम से भी बड़ा है। ये है 1,85,000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली। मैं एकदम अप्रोक्स फिगर बता रहा हूँ जो एकदम नज़दीक हो गए। तो 1,85,500 करोड़ का स्कैम था। सोचो अगर ये एक स्कैम अगर हम लोग रोक पाते, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते थे? तो हमारा ये जितना भी पैसा है हमारे रूरल डेवलपमेंट में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते थे। हमारे मनरेगा जो वर्कर्स है उनको 2 साल का गारंटेड वेजेस हम लोग दे सकते थे, ठीक है। हमारा हर गांव में इरिगेशन सिस्टम हम लोग अपना अच्छा बिल्ड कर सकते थे, जिससे आज जो अपना किसान मर रहा है, हाँ कर्जे से मर रहा है सर, कितने कर्जे हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से वो कर्जे फ्री कर सकते थे, मतलब या फिर कुछ छूट दे सकते थे। ये पैसा यहाँ यूटिलाइजेशन हो सकता था, ठीक है। तो जय जवान जय किसान हाँ ऐसे नारे जब लगाते हो, ठीक है, तो वो किसान के बारे में सोच सकते थे ये एकमात्र स्कैम रोककर। नेक्स्ट स्कैम है, किसी ने सही कहा है, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो हम लोग ने गेम में भी नहीं छोड़ा। पता है आपको कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुआ था, किसी आपको पता है कितने का स्कैम हुआ था? नहीं, इट्स अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़ का स्कैम है। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और वहाँ भी हम लोग उसमें भी स्कैम सर। तो सर मुझे लगता है कि अगर स्कैम करना स्पोर्ट होता ना तो उसमें सबसे ज्यादा इंडिया के पास ओलंपिक में गोल्ड होते। अरे बहुत ज्यादा गोल्ड होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सर गोल्ड भी अपने पास होते हैं, सिल्वर भी अपने पास होते हैं, ब्रॉन्ज भी अपने पास होते हैं। सही कहा सर। तो अपार्ट फ्रॉम द जोक, तो ऐसा है कि सर जहाँ खेल को बढ़ावा देना चाहिए वहाँ बड़ी बड़ी हस्ती ने सर वहाँ भी स्कैम किया। अभी ये 70,000 करोड़ का अगर स्कैम नहीं होता, ठीक है, तो वो पैसा हम लोग कहाँ यूटिलाइज कर सकते थे? तो हम लोग 100 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे लोग आते हैं पढ़ने, 100 मिलियन स्टूडेंट्स को हम लोग मिड डे मील ऑफर कर सकते थे आने वाले 10 साल तक। सोचो सर, आने वाले 10 साल तक का वो बजट था मिड डे मील का। वो पानी वाली खिचड़ी का, अब पानी वाली खिचड़ी जो बच्चे खाते हैं, मतलब काफी न्यूज में देखा है कि पानी वाली मतलब जो बच्चे लोगों को प्रोवाइड बराबर। करते हैं उसमें भी लोग स्कैम कर रहे हैं। उसमें भी लोग स्कैम करते हैं सर। हाँ, अच्छा, हाँ ओके, बट मतलब मैं जहाँ तक इस बारे में जानता हूँ कि आज जब हम लोग मुंबई जैसे शहर में रहते हैं तब ये मिड डे मील वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। अच्छा। बट मैं अगर सोचूं कि झारखंड या बिहार किसी छोटे गांव में जब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हाँ तो एक रीजन ये भी होता है कि One उनको of the मिड डे reason. मील मिलता है, Yes, yes, कि one of at the least reason. एक टाइम का उनको खाना हो खाना सकता मिले। है। हाँ बराबर। ऐसे हाँ, वन ऑफ द मतलब कुछ पेरेंट्स बोलते हैं ना कि मतलब हम हमारे बच्चे को हम स्कूल इसलिए नहीं भेजते कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा इंसान बन जाए,
हम तो इसलिए भेजते हैं कि उसको एक वक्त का खाना मिल जाए। अभी क्या है ना, आप दोनों इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, ठीक है? मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ नहीं, वैसे, but अच्छा, हाँ। मतलब आप हाँ, but private school प्राइवेट था। स्कूल से private पढ़े हो, school से आप पढ़े। प्राइवेट स्कूल से, ये इंग्लिश मीडियम से पढ़े, आप मराठी मीडियम से पढ़े हो, बट आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, ठीक है? तो हमारी फैमिली का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, तो हम ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। तो क्या होता था ना, गवर्नमेंट स्कूल में जैसे इन्होंने बोला ना पानी वाली खिचड़ी, तो मेरे को काफी दर्द हुआ। क्यों बताएं? क्योंकि मुझे पता है कि पानी वाली खिचड़ी तो नहीं मिलती है, और आज भी नहीं मिलती है। हाँ, आज भी पानी वाली खिचड़ी, आज भी वहीं पे जाते खाने के लिए? आज भी मैं वहीं पे जाता नहीं हूँ। नहीं, आज भी मैं वहीं पे जाता नहीं हूँ, बट कभी कभार देख लेते हैं, ठीक है? ऐसे कोई टीचर, क्योंकि बिकॉज अभी टीचर बन गए, तो अपने जो स्कूल के टीचर है वो कभी ना कभी ऐसे मतलब ऐसे हाँ लेक्चर वगैरह देने के लिए, तो कभी मोटिवेशन स्पीकर बन के कभी चले गए। तो हमको पता है, मतलब स्कूल में विजिट किया है, तो हमको पता है कि आज भी वो, मतलब वो बाई नहीं आती है, बट कोई दूसरी रहेगी, बट अभी भी वो मिड डे मील तो ऑफर होता है। जैसे कि सर मैं महेश सर से सुन पा रहा हूँ कि काफ़ी स्कैम हुआ था, काफ़ी स्कैम, मतलब बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ, नंबर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। तो अगर ये स्कैम नहीं होता, ये जो पैसे हैं अगर ये हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ किए जाते, जिस हिसाब से महेश सर बता रहे हैं कि इरिगेशन में यूज़ किए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं, और मिड डे मील्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके बाद का भारत कैसा होता? उसके बाद का भारत कैसा होता अगर हम लोग ये स्कैम रोकने में कामयाब हुए होते तो? हम्म, तो मुझे लगता है कि जैसे कि महेश सर बता रहे थे, आपने शायद जय जवान जय किसान Yes. बताया, तो मुझे लगता है शुरुआत वहाँ से होती। वहाँ का किसान जो होता है वो सक्षम होता। अगर मैं इमेजिन ही करना चाहूँ ऐसा भारत, तो मुझे दिखता है एक किसान जो अपने हरी खेतों में बाजू में ट्रैक्टर लगा के खड़ा है, जो देख रहा है शांति से बहता हुआ पानी देख रहा है, क्या बात है। जो देख रहा है कि उसके घर पे बिजली है 24 घंटे, अपना स्मार्टफोन ऐप निकाल के वो चेक भी कर रहा है कि अगर मेरी फसल जो आने वाली है उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड आसपास की कौन सी मंडी में है। तो ये मुझे कनेक्टेड किसान, एक स्मार्ट किसान, ये ऐसा दिखता है ये भारत में। फिर समझो उसकी बेटी अगर स्कूल जाना चाहती है तो उसको कहीं प्राइवेट स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं, वो खुशी से जाएगी जिला प्रशासन स्कूल में। वो जिला प्रशासन स्कूल भी कोई प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होंगे। ओके। वहाँ पे बड़े मैदान होंगे, मॉडर्न साइंस लैब होंगी, कंप्यूटर लैब्स होंगी। अभी स्पेशली अगर उनको कोई एडिशनल इंटरेस्ट भी है, जैसे म्यूज़िक का हो गया, रोबोटिक्स का हो गया, फॉरेन लैंग्वेज का हो गया, हाँ। तो वो भी वहाँ पे उपलब्ध होंगे। ये ऐसे, जैसे आपने कहा कि सक्षम जिला प्रशासन के स्कूल दिखेंगे अगर आज ये स्कैम रोकते तो। यस। और समझो उसको कहीं बड़ी पढ़ाई करनी है, अगर उसको करनी है तो उसको दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपने जैसे जिक्र किया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि मैं ऐसा ज़रूर मानता हूँ कि जो देश बनते हैं ना वो सरकारों से नहीं बनते, वो सरकारी इच्छा शक्ति से ज़रूर बनते हैं, ओके। बट वो बनते हैं स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन से। हम्म, तो अगर समझो हमारे पास IIT, AIMS या IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस होते तो एक क्वालिटी सिविलियंस, क्वालिटी डिग्री होल्डर्स को प्रोड्यूस करते, राइट। ठीक है? और जब ये स्कैम नहीं होते तो हर जगह ऐसे इंस्टीट्यूशंस हम लोग बना पाते हैं यस। और ऐसे लोग हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं। आज आप 2-4 लोगों के नाम लेते हो, ऑफ कोर्स ये 2-4 लोग नहीं और भी बहुत है, जैसे सुंदर पिचाई, सत्ता नडेला। तो समझो ऐसे ही समझो कोई बीना कुमारी होती, झारखंड से आती, हाँ। कोई विश्वजीत पटेल होता जो किसी गुजरात के छोटे गांव से आता, ठीक है? बराबर। कोई शेट्टी होता जो कई रामेश्वरम के छोटे गांव से आता। तो वो जो गैप था ना वो नहीं दिखता, कि जो आज दिखता है कि खाली मेट्रो शहर के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ के आते हैं। तो हाँ, मतलब वो अगर मल्टीपल एम्स हॉस्पिटल खुलते या फिर IIT IIMs बनते, तो कंपटीशन लेवल थोड़ा कम हो जाता, और नंबर ऑफ इंजीनियर ज्यादा निकल के बाहर आते, डॉक्टर्स इतने ज्यादा ये होते, तो कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती सर, मतलब हाँ, जैसे हम लोग ने असुविधाओं का चक्रव्यूह के जिक्र में आपने शायद बात की कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कंपटीशन ही इतना है। वो कंपटीशन कितना कम होता। यस। आज अगर समझो एक इंस्टीट्यूशन में मुझे एडमिशन लेना है तो मुझे लगभग 10,000 लोगों के साथ compete करना पड़ता है, वो शायद कम हो पाता।
लाखों के साथ सर। हाँ, मतलब मैं कम से कम बोल इवन रहा मेरे को एक न्यूज़ याद है कि कुछ 2000 की प्यून की वैकेंसी थी। हाँ। उसके लिए कम से कम 4 से 6 लाख लोगों ने मतलब फॉर्म हूँ। भरा वाह, था। देखिए। वो भी प्यून के लिए मास्टर्स लोग ने फॉर्म भरा था। ये बोलिए। हालत है सर। तो ऐसा ही है सर कि जब ऐसे स्कैम्स हम लोग रोकने में कामयाब होंगे तो मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा कि ये इंस्टीट्यूशंस, गांव, ये किसान, ये सक्षम होंगे ही। प्लस आप जिक्र कर रहे थे, शायद आप जिक्र कर रहे थे कि 20-20 दिनों तक का एमआरआई का वेटिंग, हाँ, जो क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की बदहाली के बारे में बात करता है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। वहाँ पे मे बी शायद एयर कंडीशन रूम्स होते, पर पेशेंट आज हम लोग देखते हैं कि पर 100 पेशेंट एक मेडिकल प्रोफेशनल दिखता है, मे बी पर 2-3 पेशेंट एक मिलता, क्योंकि आपके पास उतने इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं मेडिकल ट्रेन प्रोफेशनल्स, राइट। तो मैं कुछ ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, अभी पॉसिबिलिटी ये भी होती है जब आप इतने सारे ट्रेन प्रोफेशनल्स कोई देश प्रोड्यूस कर रहा है तो आप एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह प्रेजेंट हो जाते हो, बात सही है सर। बराबर। तो पॉसिबिलिटी ये भी होती और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो सकता था, शायद पहला एआई इंडिया से आता। पॉसिबल। सोचिए अगर इतने सारे इंजीनियर ट्रेंड अगर आईआईटी से निकलते तो पॉसिबिलिटी वो भी थी। शायद आज गूगल नहीं होता तो हमारा कुछ अपना ऐप होता। ट्रू। हम्म, तो मुझे लगता है कि अभी मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब स्कैम रुकते हैं, जब करप्शन रुकता है, तो सच में एक सुधार की ओर देश बढ़ता है। और जब ये करप्शन होता है तो वो नुकसान खाली पैसे का नहीं होता, वो समय का भी होता है, जो और मैं विश्वास समझता का हूँ। भी होता है। विश्वास का भी होता है, सही कहा सर। विश्वास का भी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी देश ये कंपटीशन में नहीं है। इंडिया कर रहा होगा शायद थोड़ा बहुत अच्छा, दौड़ रहा होगा, बट बाकी देश भी दौड़ रहे हैं। उनके यहाँ पे जब करप्शन कम होता है तो वो और स्पीड से Yes, दौड़ पाते हैं और वो बहुत आगे निकल जाते हैं। हाँ, वो जहाँ करप्शन कम है वो सर कहीं ना कहीं आगे है, डेवलप्ड है। करेक्ट। तो इसीलिए मेरा ये सबसे स्टार्टिंग में ये था कि कहीं ना कहीं भारत आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके पीछे रीजन करप्शन है। तो ये अगर मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा ये बोल के कि लोगों की नीयत ना मी फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट नहीं है। करेक्ट। जब वो इंडिया फर्स्ट होगी तो शायद मे बी अगले 30 सालों में इंडिया शायद डेवलप्ड हो सके, ये मैं सपना तो देख सकता हूँ। तो सर मे बी इसी सपने के साथ, इसी इंस्पिरेशन के साथ बिटवीन थ्री माइंड्स का ये डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। या हम लोग ने जानबूझ के सॉल्यूशंस की बात नहीं की है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सॉल्यूशंस हर कोई अपने खुद ढूंढे। हाँ, जब आपने जैसे कहा, जब भी ऐसा कोई मौका है कि आप जब करप्शन को बढ़ावा दे रहे हो, तब मी फर्स्ट नहीं इंडिया फर्स्ट सोचे। यस, बराबर। थैंक यू सर, आज आप लोग ने पार्टिसिपेट किया। मे बी नेक्स्ट एपिसोड में हम वापस मिलेंगे।